हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी लीनियर प्रोग्रामिंग की सीरीज चल रही है जिसमें आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हाउ कैन वी रिड्यूस अ फिजिबल सॉल्यूशन टू अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो देखो बेटा, कैसे करते हैं देखते हैं। पहले इसका डेरिवेशन करेंगे बेटा, इससे रिलेटेड थ्योरम करेंगे और फिर उस पर क्वेश्चन कराएंगे। पहले मैं आपको मीनिंग बता दूं कि फिजिबल सॉल्यूशन को बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तक लेके जाने का मीनिंग क्या होता है। देखो, सपोज कर लो कोई भी एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम थी हमारे पास और हमने उसका ग्राफ बनाया, ठीक है। और ये सपोज कर लो मेरा फिजिबल रीजन निकल कर आ गया, ठीक है। अब फिजिबल सॉल्यूशन को बेसिक फिजिबल पे लेके जाने का क्या मतलब है। देखो, ये जो मेरा फिजिबल रीजन है ये सारा, ठीक है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे, प्लस जो बाउंड्री के ऊपर पॉइंट्स हैं, दे ऑल आर फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कौन से होते हैं बेटा? कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर कॉल्ड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। ये होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। और फिजिबल सॉल्यूशन होता है ऑल पॉइंट्स इन द फिजिबल रीजन, ठीक है। मैं ज्योमेट्री की बात कर रही हूँ अभी, ठीक। तो मुझे क्या करना है कि सपोज कर लीजिए कि मुझे जो है फिजिबल सॉल्यूशन मिला हुआ है, मतलब बीच का कोई भी एक पॉइंट या इस पूरे रेड रीजन के अंदर कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है। मैंने सपोज ये येलो डॉट मान लिया, मुझे इसको बेसिक फिजिबल तक लेके जाना है। बेसिक फिजिबल कहां पर है? बेसिक फिजिबल है बेटा ये कॉर्नर पॉइंट्स, दिस 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 एंड दिस, ये पांच, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई, सिर्फ ये पांच इसमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस हैं। ए बी सी डी और ई आर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस। और ये एनी फिजिबल सॉल्यूशन जो बीच वाला है, ठीक है। मुझे इस डॉट से जो एनी फिजिबल सॉल्यूशन है इससे ए बी सी डी ई में से किसी भी एक जगह पे पहुंचना है। हाउ कैन आई गो फ्रॉम दिस एनी फिजिबल सॉल्यूशन टू एनी ऑफ दीज ए बी सी डी ई? दिस आई हैव टू लर्न टूडे, कि मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ कि मुझे फिजिबल रीजन का कोई भी एक पॉइंट दे दो तो मैं उससे कॉर्नर पॉइंट पे पहुंच जाऊं। ये आज मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। इस जो टॉपिक का मीनिंग है वो यही मीनिंग है कि फिजिबल सॉल्यूशन दे दिया तो कैसे आप उससे कॉर्नर पॉइंट तक पहुंचेंगे, वो रास्ता आपको सीखना है। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका। पहले इसके थ्योरम प्रूफ कर लेते हैं। थ्योरम बेटा समझ जरूर लेना, आपके सिलेबस में थ्योरम हो तो इसका प्रूफ लर्न कर लेना, वरना प्रोसीजर देख लेना क्या है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा मेरे पास है मैक्सिमम z इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्टेड टू ए एक्स इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन 0। आपको पता है कि दिस इज माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज माई कंस्ट्रेंट्स एंड दिस इज माई नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। अब आप इतनी लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हो तो ये तो आपको मालूम है कि हमारे को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं: ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट्स और नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। अब ये जो मैट्रिक्स ए होगा ए एक्स इक्वल टू बी में, ये मैंने मेरा कोई भी m बाई n मैट्रिक्स है और इसकी रैंक मैंने मान ली m। रैंक m होने का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज जो हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितनी है इसके पास? m है। ये मीनिंग हो गया। शो दैट इफ द प्रॉब्लम हैज फिजिबल सॉल्यूशन देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, कि अगर इसके पास एक फिजिबल सॉल्यूशन है तो कम से कम एक बेसिक फिजिबल भी जरूर होगा। इसका मतलब यही है कि आप उस फिजिबल से बेसिक फिजिबल को क्रिएट कीजिए। तो देखो बेटा कैसे करेंगे। प्रूफ थोड़ा कम समझ आता है पर क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। देखो, मैंने कोई भी एक फिजिबल सॉल्यूशन मान लिया। फिजिबल का मतलब क्या होता है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और फिजिबल मतलब ग्रेटर देन 0 और सॉल्यूशन मतलब सेटिस्फाई कंस्ट्रेंट्स, सेटिस्फाई ए एक्स इक्वल टू बी, यही कंस्ट्रेंट्स है ना मेरे, ठीक है। तो ये मेरे को कोई भी एक फिजिबल सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। और मैट्रिक्स ए के जो कॉलम्स है ना उसको मैंने a1 a2 an से डिनोट कर दिया, ठीक। तो आपको पता है कि ए एक्स इक्वल टू बी है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस xn an इक्वल टू बी, यही आ जाएगा ना हमारे पास। मैट्रिक्स फॉर्म में को खोल दिया इक्वेशंस की फॉर्म में। और xj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों है? ये कंडीशन आती है फिजिबिलिटी की, ये फिजिबल सॉल्यूशन है इसलिए आ रहा है, और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब सेटिस्फाई कंस्ट्रेंट और फिजिबल मतलब ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हमने क्या किया बेटा, ये जो मेरा एक्स सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है जो हमने ले रखा है,
इसको मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया कि इसमें फर्स्ट पी कंपोनेंट्स तो नॉन ज़ीरो हैं और बाकी के सारे कंपोनेंट्स मेरे ज़ीरो हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन है उसमें कुछ ज़ीरो नॉन ज़ीरो आ सकते थे, तो मैंने सारे नॉन ज़ीरो इकट्ठे कर दिए और ज़ीरो कंपोनेंट्स इकट्ठे कर दिए। तो मेरे फर्स्ट पी कंपोनेंट्स नॉन ज़ीरो हो गए और n माइनस पी कंपोनेंट्स जो बच गए वो मेरे ज़ीरो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो मेरा देखो जैसे ये था मेरा x1 प्लस a1 प्लस x2 a2 प्लस डैश डैश एक्स पी ए पी आया होगा, फिर एक्स पी प्लस वन ए पी प्लस वन आएगा, फिर डैश डैश टिल एक्स एन ए एन आएगा। तो इसमें ये पी बच जाएंगे और बाकी के सारे मेरे ज़ीरो थे, एक्स पी प्लस वन और एक्स पी प्लस टू से डैश डैश टिल एक्स एन वो ज़ीरो था, तो ये सारा खत्म हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ बी बच जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो अगर मेरे पास ये जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स होंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, जो मेरे सॉल्यूशन था x1 x2 xp जो कि नॉन ज़ीरो था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए तो वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन बना देगा, ठीक है। और आपको पता है कि आपके पास m मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है, क्योंकि मैंने रैंक ऑफ m ले रखी है ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितनी है, m है। तो m से ज़्यादा तो आ नहीं सकती हैं, तो ये p जो होगा हमेशा या तो लेस देन m होगा या इक्वल टू m होगा। मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं आपको, बेसिक सॉल्यूशन का क्या मतलब था कि जो चीज़ सॉल्यूशन भी हो और बेसिक भी हो। तो सॉल्यूशन मतलब कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे और बेसिक मतलब कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यही कराया था आपको कि कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मुझे x1 x2 xp वाला ये तो पता चल गया सॉल्यूशन है, बट मुझे ये नहीं पता था वो बेसिक है कि नहीं है। वो बेसिक तभी होगा जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो मैंने लिया कि अगर वो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा और उसको हम नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कह देंगे, ठीक है। वो नॉन डीजेनरेट कब होगा, डीजेनरेसी का भी मीनिंग रिकॉल करा दूं आपको। डीजेनरेसी का मतलब वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज जीरो, ठीक है। और नॉन डीजेनरेट मतलब नन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज जीरो। तो अगर p की वैल्यू m ही हुई तो आपका नॉन डीजेनरेट निकलेगा, और p की वैल्यू लेस देन m हुई तो बेसिक वो तब भी रहेगा, बट वो क्या रहेगा, डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि अगर p लेस देन m है इसका मतलब जितने कम रह गए ये, ठीक है। मान लीजिए p की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 5 है, तो तीन कम रह गए ना, तो तीन वेरिएबल्स इसका मतलब जीरो थे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और अगर कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हमने ले लिए हैं तो इसका मतलब वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। क्लियर हो गई बच्चों यहाँ तक बात। तो ये तो मुझे पता चल गया कि अगर जो मैंने सॉल्यूशन लिया वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स रखता है तो मेरा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तो मेरे को मिल गया, ठीक है। अब कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अब हमने नेक्स्ट केस लिया, इफ़ a1 a2 ap आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा p नॉट ऑल जीरो। देखो लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो नॉट ऑल जीरो, इंडिपेंडेंट होगा तो ऑल जीरो, ठीक है। यही होती है ना डेफिनेशन, सच दैट दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो, दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया। तो ये आ गया मेरे पास समीशन यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट करके। अब देखो मेरे को ये पता है कि सारे लैम्डा आई जीरो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है। तो हमने सपोज कर लिया लैम्डा आर नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक। अब देखो मेरे पास इक्वेशन थी लैम्डा 1 a1 प्लस लैम्डा 2 a2 प्लस डैश डैश लैम्डा पी ए पी इक्वल टू जीरो। मैंने कहा इसमें सपोज कर लो बीच में कहीं लैम्डा आर आ रहा था और ये नॉन जीरो है, ये मुझे पता है, बाकियों का मुझे पता नहीं कौन सा जीरो है कौन सा नॉन जीरो है, बट लैम्डा आर मैंने ले लिया नॉन जीरो। और क्यों ले लिया, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है तो कम से कम एक तो नॉन जीरो है, ठीक है। इसमें से लैम्डा आर बाहर निकाल लो तो ये क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा 1 a1 माइनस लैम्डा 2 a2 माइनस लैम्डा 3 a3 डैश डैश माइनस लैम्डा p a p। इसको समेशन की फॉर्म में लिखोगे तो लैम्डा आई आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू p बट आई नॉट इक्वल टू r, यही बन जाएगा ना, ठीक है। तो यही स्टेप यहाँ लिखा हुआ ये देखो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या करो, इस लैम्डा आर को उतार के नेक्स्ट स्टेप में नीचे की तरफ ले आओ, ऐसे डिनोमिनेटर में ले आए, ठीक है। अब ये ए आर निकल कर आ गया, इस ए आर को आप इक्वेशन में डाल दो। मेरी ऊपर इक्वेशन थी ना x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस डैश डैश एक्स आर ए आर प्लस डैश डैश एक्स पी ए पी इक्वल टू बी, इसमें डाल दो इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। देखो मैंने लिखा भी है 1.89 से 1.87 में डाल दो, 87 इक्वेशन आपको दिखा भी देती हूँ।
यही वाली लिखी है ना मैंने, इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो। देखो कैसे सब्सटीट्यूट होगी, देखो यहाँ एक्स आर ए आर है ना, इसमें ये ए आर की वैल्यू डलेगी, ये जो हमने अभी अभी ऊपर निकाली है, ठीक है। और बाकी सबको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया, समेशन एक्स आई ए आई वेरिंग फ्रॉम 1 to p बट आई नॉट इक्वल टू आर। बाकी सबके लिए तो मैंने ये लिख दिया, इन सब के लिए। और इस एक्स आर के लिए क्या लिखा, एक्स आर एज इट इज, और ए आर की वैल्यू जो ऊपर निकली थी, ऊपर क्या निकली थी ए आर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ फिट कर दी, ठीक है, इक्वल टू बी। फिर हमने इन दोनों को एक ही समेशन साइन के अंदर ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको एक ही साइन क्यों ले सकती हूँ, क्योंकि देखो आप इसको आई को आर डालोगे तो यहाँ लेमडा आर अपॉन लेमडा आर 1 बन जाएगा, और एक्स आर माइनस एक्स आर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये आई इक्वल टू आर पे भी सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर। अब जो ये मेरा एक्स आई माइनस दिस है ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर मेरी, जहां मेरी पेंसिल है, ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो, ये इसको मैंने एक्स आई स्टार मान लिया, तो मैंने इसका नाम लिख दिया एक्स आई स्टार। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। तो मेरे पास क्या आ गया, समेशन आई इक्वल टू 1 to p आई नॉट इक्वल टू आर ए आई एक्स आई स्टार इक्वल टू बी, और एक्स आई स्टार की वैल्यू ये रही। तो ये देखो, हर वो चीज़ जो ए एक्स इक्वल टू बी को सेटिस्फाई करे वो एक सॉल्यूशन है। तो अब इसमें x क्या बन गया है मेरा, एक्स स्टार बन गया, ठीक है, एक्स आई स्टार बन गया। तो मेरे को एक नया सॉल्यूशन मिल गया, और वो सॉल्यूशन मेरा ये हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों, मैंने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब ये सॉल्यूशन मेरा, मैं कह रही हूँ कि ये बेसिक फिजिबल कब होगा, देखो फिजिबल तब होगा जब ये सारे ग्रेटर देन 0 होंगे, और बेसिक तब होगा जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब देखो मेरे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स आई स्टार इक्वल टू ये था ना, जो अभी अभी हमने ऊपर लिखा कि एक्स आई स्टार इज दिस, ये मैंने वहीं से उतारा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, देखो यहाँ पर ये जो है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, देखो एक्स आई स्टार है ये आपके पास, मुझे चाहिए ये फिजिबल सॉल्यूशन बनाना है, तो आई वॉन्ट इट टू बी ग्रेटर देन 0, यानी कि आई वॉन्ट दिस लैम्डा आई अपॉन लैम्डा आर टू बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आई वॉन्ट दिस, ठीक है। इट मीन्स आई वॉन्ट, देखो आई के नीचे आई वाली टर्म ले जाओ और आर के नीचे आर वाली, इसका मतलब मुझे ये चाहिए, ये सॉल्यूशन, जो नया सॉल्यूशन मुझे मिला, ये फिजिबल कब होगा, जब ये चीज़ होल्ड करेगी, ठीक है। तो और ये चीज़ कब होल्ड कर रही है, जब लैम्डा आई ग्रेटर देन 0 है, और अगर लैम्डा आई नेगेटिव आया, क्योंकि लैम्डा आई तो मेरे हाथ में नहीं है ना बेटा, लैम्डा आई तो स्केलर्स थे जो हमने लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन में यूज़ किए थे, वो तो ग्रेटर भी आ सकते थे, लेस भी आ सकते हैं, और 0 भी आ सकते हैं, 0 ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0 कुछ भी आ सकते थे। तो मैं इधर ये जो लैम्डा आई था इसको नीचे ले जाके डिवाइड तभी कर सकती हूँ जब ये ग्रेटर देन 0 है, और अगर ये लेस देन 0 है तो डिवाइड करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जो कि ये होगा। तो मैंने यहाँ से फॉर्मूला बनाया, चूज एक्स आर अपॉन लेमडा आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स आई अपॉन लेमडा आई ग्रेटर देन 0, और एक्स आर अपॉन लेमडा आर दिस वन मैक्सिमम ऑफ दिस। पूरा मैंने ये जो डेरिवेशन कराया ना, वो सिर्फ इस फॉर्मूले को दिखाने के लिए कराया है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये फॉर्मूला मैंने यूज़ करना है कि चूज एक्स आर अपॉन लेमडा आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स आई अपॉन लेमडा आई ग्रेटर देन 0, ठीक है, या फिर ये मैक्सिमम वाला ले लो, ठीक है। अब ना ये याद करने के लिए कि ग्रेटर लैम्डा आई ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम लेना है, और लैम्डा आई लेस देन 0 हो तो मैक्सिमम लेना है। इसको याद करने के लिए मैं बच्चों को कहती हूँ ऐसे याद कर लिया करो कि जब आपने मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा था तब डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आता था तो हम बोलते थे मैक्सिमम होगा, और ग्रेटर देन 0 आता था तो हम बोलते थे मिनिमम होगा। तो याद रख लो कि अगर ये लेस देन 0 होगा लैम्डा आई तो मैक्सिमम है इधर, और लैम्डा आई ग्रेटर देन 0 लिखा है तो इधर मिनिमम है। दिस इज ओनली अ ट्रिक टू लर्न द फॉर्मूला, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है लर्न करने के लिए फॉर्मूला, और लॉजिक ये ऊपर से ही आया यहाँ से, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होगा जो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज़ करती तो आपको लगता कि मैडम ने क्यों लिखा है, इसलिए मैंने पहले डेरिवेशन कराया आपको, ठीक। अब इनमें से कोई भी एक आपने ये, या तो ये वाला मिनिमम वाला ले लो या मैक्सिमम, दोनों में से किसी से भी करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें एक एक्स आर अपॉन लैम्डा आर मिल गया। यहाँ से ना बेटा हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कौन सा वेरिएबल जो है डिपार्ट करना है, ठीक है। हम उसको डिपार्ट कर देंगे, डिपार्ट मतलब आउट गो, वो चला जाएगा। जब वो चला जाएगा तो p की जगह आप कितने कॉलम्स रह गए, p माइनस 1 कॉलम्स रह गए, ठीक है। फिर हम इन p माइनस 1 कॉलम्स को चेक करेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए तो बहुत अच्छी बात है, हमें बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आए तो फिर ये प्रोसीजर दोबारा लगाएंगे, ठीक है, फिर से एक कॉलम कम हो जाएगा, तो अब की बार p माइनस 2 कॉलम्स रह जाएंगे। फिर उन्हें चेक करेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है।
अगर होगा तो फिर हमारा बहुत अच्छी बात है, BFS मिल जाएगा हमें। नहीं होगा तो इस प्रोसेस को तब तक करते जाइए जब तक कि आपके पास सिंगल कॉलम ना बच जाए, ठीक है। और सिंगल कॉलम हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब हमेशा ये प्रोसेस टर्मिनेट जरूर होगा, ठीक है। यानी कि हमें हर केस के अंदर अगर हमने एक फिजिबल सॉल्यूशन दोगे तो हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं हो सकता कि सॉल्यूशन ना मिले, क्वेश्चन सॉल्व ना हो, सॉल्व जरूर होगा, ठीक है बेटा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आते हैं। देखो, इफ x1 x2 x3 इज अ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। देखो बेटा, ये जो दोनों इक्वेशन दी हैं ये तो ax इक्वल टू बी सिस्टम है, और इसका एक कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन दे दिया 1 1 1। हमें पहले पूछा कि क्या ये सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल है। पहले तो बताओ कि क्या ये बेसिक फिजिबल है, जस्टिफाई करो। अगर ये बेसिक फिजिबल नहीं है तो इसको रिड्यूस करके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालो। ये मेरा क्वेश्चन है, ऐसे आता है एग्जाम में। तो पहले मैंने क्या किया बेटा, जो ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन था ना, इसको पहले ए एक्स और बी अलग अलग कर लिए। तो ए क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सबको आता है इक्वेशन से कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना। पहले x1 के कोफिशिएंट लिख लो, फिर x2 के, फिर x3 के। तो x1 के कोफिशिएंट क्या है 1 2, x2 के कोफिशिएंट क्या है 1 -1, और x3 के क्या है 2 और 1। तो मैंने ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिया। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3 ऑर्डर है। तो अब आप सोच लो, आपको पता चला कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। तो इसके बाद 2 रो हैं, तो 2 से ज्यादा रोज तो कभी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी रैंक जो है मैक्सिमम 2 आएगी, 2 से ज्यादा तो आ नहीं सकती। तो अब निकाल भी सकते हो आप रैंक की इसकी 2 है कि नहीं है। देखो, रैंक इसकी 2 तब होगी जब इसके पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होंगी। 2 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं, ये देखना बहुत आसान है। देखो, कोई भी 2 वेक्टर उठाओ, a1 a2 उठाए आपने, तो इसको ना कॉरेस्पॉन्डिंगली डिवाइड करके देखो 1 बाय 1। देखो 1 बाय 1। दूसरा क्या है, इसको दोनों को डिवाइड करो 2 बाय -1। अगर ये रेशो बराबर नहीं आ रही तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर ये रेशो बराबर आ जाती तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है, व्हेन वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, ठीक है। पता है पता नहीं है आप लोगों को, पढ़ाया अपने के लिए लीनियर डिपेंडेंट और नॉट। वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर होगा तभी वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मैं दोबारा से एक बात आपको बता देती हूँ कि अगर आपको 2 वेक्टर का ये चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो क्या किया करो, उन दोनों का जो वेक्टर्स की ना रेशो निकाल लिया करो। देखो, जैसे ये a1 है और ये a2 है, इनको कॉरेस्पॉन्डिंगली डिवाइड कर लो 1 बाय 1 और 2 बाय -1। तो दोनों की रेशो बराबर नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। चाहो तो बेशक a2 और a3 ले लो। देखो 1 बाय 2 और -1 बाय 1, रेशो सेम नहीं आ रही, तो ये दोनों भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है बच्चों। तो मुझे पता चला कि रैंक ऑफ ए क्या है 2 है, ठीक है। और x सॉल्यूशन मुझे ये दे रखा है और b सॉल्यूशन मुझे ये दे रखा है। तो मुझे ये तो पता चल गया कि रैंक इसकी 2 है, तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितनी आई, 2 आ गई। तो इसका मतलब मुझे तो कॉलम 3 दे रखे थे, तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम्स है, ठीक है। समझ आ रही है, ये a1 a2 a3 क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि 2 से ज्यादा कभी नहीं आ सकते थे, ठीक है ना। अगर 2 से ज्यादा आ रहे हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अब बात करते हैं अपनी बेसिक फिजिबल की। तो आप देखो, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1 और x3 इक्वल टू 1 इज अ फिजिबल सॉल्यूशन। द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स आर a1 a2 a3। अभी अभी बोला कि ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 2 से ज्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, रैंक 2 है। तो दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो सॉल्यूशन इज नॉट बेसिक, ठीक है। तो जो गिवन सॉल्यूशन है वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ये बात मुझे पता चल गई। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देखो, जो भी सॉल्यूशन आपको दे रखा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स को देखिए, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। हमने देखा कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं थे, इसका मतलब वो सॉल्यूशन बेसिक नहीं था। अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट आते तो वो आपका बेसिक सॉल्यूशन होता, ठीक है। So we came to know that कि this is not a basic feasible solution. So now we reduce. उसने यही कहा है कि अगर नहीं है तो reduce करो. Now we reduce this solution, given solution to a BFS. BFS मतलब बच्चों basic feasible solution.
अब कैसे रिड्यूस करना है उसको देखो, प्रोसीजर को जैसे जैसे थ्योरम लगाई थी ना ऐसे ऐसे लगाएंगे। देखो, क्योंकि मुझे ये पता चला A1 A2 A3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। बच्चों मैं LD लिखूं तो इट मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट, LI लिखो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। आर लीनियरली डिपेंडेंट, इसका क्या मतलब है? देयर एग्जिस्ट स्केलर्स λ1 λ2 एंड λ3 नॉट ऑल जीरो। ये जो मैंने यूज किया ये डेफिनेशन है डिपेंडेंट की, सच दैट λ1 A1 प्लस λ2 A2 प्लस λ3 A3 इक्वल टू 0। दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अब λ1 ये रहा, A1 था हमारा ये, प्लस λ2, A2 था हमारा 1 माइनस 1, λ3 ये था हमारा 2 और 1, दिस इज इक्वल टू दिस। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो। सबको आता है वेक्टर सॉल्व करना? ठीक है, सिर्फ λ1 को पहले फर्स्ट वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, फिर 2 λ1 माइनस λ2 प्लस λ3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों वेक्टर आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को सॉल्व करते समय आपकी मर्जी है। देखो, तीन इक्वेशंस हैं, सॉरी 2 इक्वेशन है, दीज आर 2 इक्वेशंस इन 3 अननोन्स। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है किसी एक की वैल्यू आपको अपनी तरफ से एज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है, सो लेट अस एज्यूम, कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लो। लेट अस एज्यूम, मैंने ले लिया λ1 को 3 ले लिया। ठीक है, किसी बच्चे ने 1 ले लिया, 2 ले लिया, कुछ भी ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने λ1 की वैल्यू 3 ले ली। देन द अबव इक्वेशंस रिड्यूसेस टू, अबव इक्वेशंस रिड्यूसेस टू। देखो, λ1 की वैल्यू 3 डाल दी। ठीक है, 2 3 जा 6 माइनस λ2 प्लस λ3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो। λ2 प्लस 2 λ3 इक्वल टू -3 माइनस λ2 प्लस λ3 इक्वल टू -6। दोनों को ऐड कर दें, 9, तो λ3 की वैल्यू आ गई -3। अब λ3 की वैल्यू -3 डालोगे तो λ2 की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो मेरे पास क्या था? λ1 A1 प्लस λ2 A2 प्लस λ3 A3 इक्वल टू 0, यही था ना। इसमें वैल्यूज डाल दो, तो λ1 की वैल्यू 3 आई है, तो 3 A1, λ2 की वैल्यू भी 3 आ गई, 3 A2 और λ3 की वैल्यू ये आई है, -3 A3 इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों यहाँ से। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इसमें से 3 कैंसिल कर लेते हैं। ठीक, ये आ गया। अब फॉर्मूला लगाओ। मैंने आपको कहा था XR अपॉन λR इक्वल टू मिनिमम ऑफ XI अपॉन λI ग्रेटर देन 0, यही सिखाया था, या फिर दूसरे वाला मैक्सिमम वाला। अब देखो आपका कौन सा λI ग्रेटर देन 0 आया है? मेरा तो λ1 1 आया था, λ2 3 आया था, और λ3 मेरा -3 आया था। तो इन दोनों पे लगेगा क्योंकि इन दोनों का λI ग्रेटर देन 0 है। तो मेरा फॉर्मूला बन गया x1 अपॉन λ1 और x2 अपॉन λ2, बस इतना बन गया। ठीक है, तो x1 क्वेश्चन में कितना गिवन था मेरे को? x1 क्वेश्चन में 1 गिवन था, x2 1 था, और ये मेरे 3 और 3 निकल आए। दोनों सेम आ गए, आपकी मर्जी कोई सा भी ले लो। अब 1/3 सपोज कर लो मैंने ये वाला लिया, पहले वाला, तो ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग था? x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग था ना। तो इससे मुझे पता चला कि A1 डिपार्ट करेगा, जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल आया ना वो डिपार्ट करेगा। किसी बच्चे ने पीछे वाला 1/3 ले लिया, वो x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग था, तो x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम था वो A2 था, तो A2 डिपार्ट कर जाएगा। कोई से भी कर लेते क्योंकि दोनों बराबर आए हैं, वरना जो मिनिमम होगा उससे लेंगे। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब A1 को डिपार्ट कराना है ना, तो ये जो इक्वेशन है इसको स्टार मान लिया, इसमें से A1 निकालो। फाइंड A1 फ्रॉम स्टार। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो, A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 आ जाएगा। ठीक, अब देखो, वी नो दैट हमारा जो सॉल्यूशन क्या होता है? AX इक्वल टू B, यानी कि x1 A1 प्लस x2 A2 प्लस x3 A3 इक्वल टू B है मेरे पास। ठीक है, और गिवन क्या है कि x1 मेरा 1 है और x2 मेरा 1 है और x3 भी मेरा 1 है, ये गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डाल दी, तो मेरे पास आ गया A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू B। पुट इट इन, मैं लिख भी देती हूँ, पुट इट इन डबल स्टार। ठीक, ये इसमें डाल दिया, तो मेरे पास आ गया A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू B।
इसमें से A1 डिपार्ट करना है ना, तो ये इसका नंबर दे दो 1। पुट दी वैल्यू ऑफ A1 फ्रॉम 1 इन इस वाली इक्वेशन में डाल दीजिए। A1 के अंदर वैल्यू डालो, A3 माइनस A2 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू B। तो ये कितना आ जाएगा 2A3 इक्वल टू B। ठीक है, तो इसका मतलब देखो बेटा, यहाँ से A2 तो कट गया तो X2 तो 0 आया, और क्योंकि X1 भी नहीं आया तो X1 भी 0 हो गया, और X3 हो गया A3। क्यों हुआ? क्योंकि आप देखो इसमें डालो X1 A1 प्लस X2 A2 प्लस X3 A3 इक्वल टू बी। सॉल्यूशन तो इस फॉर्म का ही होता है ना, Ax इक्वल टू बी। तो देखो मेरे पास A1 आया नहीं, यहाँ पे एक तरीके से 0 A1 है, और A2 भी नहीं आया तो 0 A2 है, और X3 A3 की जगह 2 A3 है, तो इसका मतलब X3 की वैल्यू 2 है, X2 की 0 और X1 की 0 है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? तो मुझे जो नया सॉल्यूशन मिला वो क्या मिला? X2 0, X1 0 और X3 इक्वल टू 2, यानी कि न्यू सॉल्यूशन इज X1 इक्वल टू दिस, X2 इक्वल टू दिस, और X3 इक्वल टू A3 नहीं 2। ठीक है, नाउ दिस इज अ basic feasible solution because the column corresponding to the non-zero vectors, column corresponding to non-zero क्या है ये non-zero xi, क्या बोलेंगे, component, non-zero component is linearly independent। देखो दैट इज A3 जो है इसमें linearly independent है। क्यों? बिकॉज सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज linearly independent। सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज linearly independent। तो मेरे को पता चला A3 linearly independent है, तो इसका मतलब दिस न्यू सॉल्यूशन, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम बेटा linearly independent है तो सॉल्यूशन बेसिक है। सो दिस सॉल्यूशन इज बेसिक। तो हमने क्या किया? Therefore, we have reduced the given solution to basic feasible solution। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो हमें यही करना था, हमारे को जो सॉल्यूशन दिया था हमें उसे बेसिक फिजिबल में लेना था, हमने ले लिया। अब इसी में ना जरा सा एक बारी और देखो थोड़ा सा, कि मैंने तो ऊपर चूज किया था एक्स आर अपॉन लैम्डा आर विच इज मिनिमम ऑफ एक्स आई अपॉन लैम्डा आई। किसी बच्चे ने मैक्सिमम से कर लिया होता, मैक्सिमम ऑफ एक्स आई अपॉन लैम्डा आई लेस देन 0। तो मेरा लैम्डा 1 आया था बेटा 3, लैम्डा 2 आया था 3, और लैम्डा 3 आया था -3। तो मेरा -3 वाला लैम्डा आई नेगेटिव है, तो मैं यही करती x3 अपॉन लैम्डा 3। ये किसके बराबर होता है? x3 मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, और लैम्डा 3 आया मेरा 3, तो ये 1 मैक्सिमम यही आ जाता। और ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया? x3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो मैं A3 को डिपार्ट करती। ठीक है ना, तो मेरा जो ऊपर कॉलम बना हुआ था वो क्या था, मैंने जहाँ पे लिया हुआ था, ये देखो यहाँ पे ये थी ना मेरी 2 इक्वेशन नंबर 2, दिस वन। इसमें से मैं A3 को निकालती। ठीक है, ये वाली नहीं, कहाँ गई मेरी इक्वेशन, ये ऊपर से 2 में से नहीं, ये रहा दिस वन फ्रॉम स्टार। इस स्टार में से मैं A3 को निकाल लेती अब। ठीक है, तो मैं लिख भी देती हूँ, मैं करके दिखा देती हूँ आपको, दोनों सॉल्यूशन ठीक होंगे। तो फ्रॉम स्टार मेरे पास आ जाता A3 इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है, पुट A1 प्लस पुट A3, पुट दिस वैल्यू ऑफ A3, फिर इस वैल्यू को हम पुट दिस वैल्यू ऑफ A3 इन ये जो आपकी इक्वेशन थी ना जिसको मैंने 2 दिखाया था आपको, A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू B है ना, इसमें मैं लिख भी देती हूँ, ये थी मेरी सेकेंड इक्वेशन, इसमें डाल दो, देखो क्या होगा आपके पास। A3 की जगह A1 प्लस A2 डाला, ये आ गया। ठीक है, 2A1 प्लस 2A2 इक्वल टू B आ गया। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, ये मेरा x1 है, ये मेरा x2, और x3 आया नहीं तो वो 0 है। तो इसने मुझे सॉल्यूशन दिया ये नया सॉल्यूशन आया। ठीक है ना, क्योंकि जो भी चीज़ Ax इक्वल टू बी फॉर्म की है वो सॉल्यूशन देगी। ये मेरा नया सॉल्यूशन आ गया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स, कौन से कॉलम्स लेंगे? x1 और x2 के, क्योंकि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स नॉन जीरो हैं। द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स A1 एंड A2 आर linearly independent। दिस implies दिस सॉल्यूशन इज बेसिक फिजिबल। और क्यों है A1 A2 linearly independent? क्योंकि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेशो सेम नहीं थी। ये मैंने आपको ऊपर भी शो करके दिखाया था।
तो ये सॉल्यूशन भी बेसिक फिजिबल होता। तो जिस बच्चे ने ऊपर वाला सॉल्यूशन निकाला वो भी ठीक, और जिसने ये निकाला ये भी ठीक। अब ये नहीं सोचना कि अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने दिखाया, ज्योमेट्री जब दिखाई थी कि हमारे एक से ज़्यादा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो कोई बच्चा किसी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पे पहुंच गया, कोई किसी पर पहुंच गया। क्लियर हो गई बच्चों बात? ठीक है, और अगर मान लो मेरा यहाँ पे बेसिक फिजिबल नहीं निकलता तो मैं फिर और मेहनत करती अभी निकालने के लिए, इसी सारे प्रोसीजर को दोबारा फिर लगाना पड़ता था। ठीक है, तो बेटा देखने में लग रहा होगा कि पता नहीं कभी कहाँ से वैल्यू निकाल के कहाँ डाल रहे हैं, बट आप नोट्स बनाइए साथ साथ और फिर एक बार रीड करना दोबारा से, तो आपको स्टेप्स लर्न हो जाएंगे। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन और करा देती हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अच्छा लगे, और आपके बाद थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक, देखो मेरे को ये दे रखा है, आपकी बारी मैंने इक्वेशंस इक्वल टू की फॉर्म में ना लेके लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में ले ली। ठीक है, ये लो x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको गिवन है कि 1/2 1/2 1/2 इज अ फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, आपको क्या करना है, वेरीफाई करो कि इज इट अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इज इट अ BFS, इफ नॉट रिड्यूस इट टू BFS। ठीक है, इट टू अ BFS। तो देखो सबसे पहली बात कि मेरे को ये लेस देन इक्वल टू के साइन से गेट रेड ऑफ होना है, इसको भगाना है बाहर। तो मैं क्या करूं, देखो इधर सोचो जरा, यहाँ देखो ये जो दे रखा है, इसमें लेफ्ट साइड छोटी है राइट साइड से, लेफ्ट साइड में कुछ ऐड करोगे तभी राइट साइड के बराबर होंगे, तो मैंने इसमें x4 ऐड कर दिया। ऐसे ही नीचे वाली इक्वेशन देखो, इसमें भी लेस का साइन है, तो मैं लेफ्ट साइड पे कुछ ऐड करूंगी तभी राइट साइड के बराबर हो जाऊंगी। और जो मैं ऐड कर रही हूँ वो खुद भी अपने आप में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ताकि ऐड करने पे बढ़े। ठीक है, अगर वही नेगेटिव होगा तो नंबर और छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब इससे बनाओ ए मैट्रिक्स। तो ये बन गया मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स बेटा, x1 के कोफिशिएंट, फिर x2 के, फिर x3 के, फिर x4 के, फिर x5 के। यहाँ देखो यहाँ 0 इसलिए आया क्योंकि सेकंड इक्वेशन में x4 नहीं था। ठीक है ना, तो ये मैंने कोफिशिएंट्स लिखकर ए मैट्रिक्स बना लिया। इस कॉलम का नाम A1, इसका A2, इसका A3, इसका A4 और ये A5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको। और मुझे क्वेश्चन में x जो है 1/2 1/2 1/2 गिवन है, तो इसका मतलब मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में, x1 इक्वल टू 1/2, x2 इक्वल टू 1/2, x3 इक्वल टू 1/2। ठीक है, x4 और x5 के बारे में मुझे नहीं मालूम। ठीक है ना, क्वेश्चन तो दिया नहीं है, तो मैंने खुद डाले थे, इसलिए क्वेश्चन से मुझे पता नहीं चला। तो सबसे पहले तो मुझे x4 और x5 भी निकालने हैं। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, पुट x1 इक्वल टू 1/2, x2 इक्वल टू 1/2 एंड x3 इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। तो मुझे क्या पता चला, देखो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस x4 इक्वल टू 2। तो यहाँ से सॉल्व करोगे ना बेटा, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। ठीक है, तो x4 की वैल्यू आ गई हाफ। ठीक है, अब ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में डाल दो, पुट दीज x1 इक्वल टू दिस, x2 इक्वल टू दिस एंड x3 इक्वल टू दिस इन सेकेंड इक्वेशन, वहां से x5 निकलेगा। तो मेरी सेकेंड इक्वेशन है बेटा -x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस x5 इक्वल टू 3। तो इसको बेटा सॉल्व कर लेना, यहाँ से x5 आपको मिल जाएगा 3/2। ठीक है, इसका मतलब जो x मेरा एक्चुअल में है वो क्या है, x1 1/2, x2 1/2, x3 1/2, x4 भी 1/2 और x5 आ गया मेरा 3/2। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन है। और क्योंकि ये सारे ग्रेटर देन 0 और सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये फिजिबल भी है और सॉल्यूशन भी है। ठीक है, बट अब मेरे को ये देखना है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो यही बेसिक है, नहीं तो नहीं। अब आप देखो मैट्रिक्स ए इज अ कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/5 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो इसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ ए कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, ग्रेटर देन 2 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 2 से ज्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज तो आएंगी नहीं, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2। तो आप देखो इसकी रैंक, कॉलम्स रेशो ऑफ द कॉलम्स ऑफ A1 A2, A1 A2 की रेशो देखो क्या आ रही है, A1 है मेरे पास 1 - 1 और A2 है बच्चों मेरे पास 1 2। मैंने ऊपर मैट्रिक्स से ही उठाए हैं ये। ठीक है, इनकी रेशो निकालोगे तो ये क्या आ रही है, 1/1 और -1/2 दोनों बराबर नहीं आ रही। ठीक है, रेशो इज नॉट सेम,
तो इसका मतलब A1 A2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब रैंक ऑफ ए कितनी आ गई, 2 ही आ सकती थी मैक्सिमम, और 2 मैंने लीनियरली इंडिपेंडेंट देख लिए हैं, तो रैंक ऑफ ए तो 2 आ गई। ठीक है, रैंक ऑफ ए अगर 2 है, इसका मतलब 2 से ज्यादा कॉलम अगर हैं उसके पास, तो वो तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम 2 हो सकते थे लीनियरली इंडिपेंडेंट, हमारे पास 2 से ज्यादा है, तो वो तो लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिपेंडेंस क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 not all 0 such that λ1 a1 λ2 a2 λ3 a3 plus λ4 a4 plus λ5 a5 is equal to 0। डालो इसमें वैल्यू, a1 है मेरे पास बच्चों, ये जो ऊपर मैट्रिक्स मैंने लिखा था वहीं से डाल, λ2 a2 प्लस λ3 1 to a3 λ4 a4 λ5 a5 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको बेटे, पहले λ1 को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करना है और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स को ऐड करना है, जैसे मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। λ4 इक्वल टू 0 और नीचे से आ जाएगा माइनस λ1 2 λ2 प्लस 2 λ3 प्लस λ5 इक्वल टू 0। अब देखो 2 इक्वेशन और 5 अननोन्स, तो देयर आर 2 इक्वेशंस एंड 5 अननोन्स, तो हमें 3 को एज्यूम करनी पड़ेगी वैल्यू। सो वी एज्यूम एनी 3 वैल्यूज। ठीक है, कोई भी 3 वैल्यूज को एज्यूम कर लो, मर्जी आपकी। तो लेट ले लिया हमने, कोई भी ले लो 3, आसान आसान ले लो, λ1 को 1 ले लिया, λ2 को भी 1 ले लेती हूँ, λ3 को भी 1, सबसे आसान ले लिया। देन वी गेट, देखो ऊपर वैल्यूज डालो, इसका नाम दे दो फ्रॉम स्टार। देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस λ4 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज λ4 इक्वल टू -3। नीचे वाले में डाला तो -1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस λ5 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज λ5 इक्वल टू 2 3 4 में से 1 3। ठीक है, तो इसका मतलब पुट दीज वैल्यूज ऑफ λi इन, ये जो भी आपकी इक्वेशन थी ना, इसमें इन ये दिस वन, इसका नाम दे दो ए, इन ए। तो हमें क्या मिला, देखो λ1 a1 प्लस λ2 a2 प्लस λ3 a3, लैम्डास की वैल्यू 1 थी, λ4 a4 λ5 a5 इक्वल टू 0, ये मिल गया। ठीक है, अब मुझे ये तो मिल गई है। ठीक है, इसका नाम दो, इसी इक्वेशन पे सारा काम होना ना, इसका नाम दे दिया बी। अब इसमें से वही फॉर्मूला लगाओ, एक्स आर अपॉन लैम्डा आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स आई अपॉन लैम्डा आई ग्रेटर देन 0। बेटा दोनों में से कोई एक लगाना है, या तो मिनिमम या मैक्सिमम। ठीक है, अब मैंने पहले वाले क्वेश्चन में दोनों इसलिए करके दिखा दिए ताकि आपको ये ना लगे कि अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, कोई सा भी लगा लो, दोनों ही ठीक है, बट एग्जाम में कोई भी एक लगाना है, बॉदर नहीं करना दूसरे के लिए। तो अब देखो लैम्डा आई ग्रेटर देन 0 किस किस का था, λ1 λ2 और λ3 का। तो मेरा फॉर्मूला x1 अपॉन λ1 x2 अपॉन λ2 और x3 अपॉन λ3 पे लगेगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, मेरा x1 दे रखा था 1/2, x2 भी 1/2 और x3 भी 1/2। λ1 λ2 λ3 तीनों मेरे बराबर निकल है। अब चांस की बात है बेटा, ये हर बारी बराबर आ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सपोज कर लो मैंने ये ले लिया पहले वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो मेरे को क्या पता चलेगा, a1 डिपार्ट करेगा। किसी बच्चे ने a2 ले लिया वो भी ठीक, किसी ने a3 ले लिया वो भी ठीक, क्योंकि सबकी 1/2 ही थी। ठीक है, तो अब क्या करो, a1 बाहर निकाल लो। ठीक है, फ्रॉम b a1 फाइंड करो, क्या होगा, a1 हो जाएगा -a2 -a3 प्लस 3a4 -3a5। ठीक है, इसमें डल गया। अब पुट दिस वैल्यू ऑफ a1 किस में डालो, पुट दिस वैल्यू ऑफ a1 इन ax इक्वल टू b, यानी कि x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 x4 a4 प्लस x5 a5 इक्वल टू b। और x1 a1 का मतलब x1 दे रखा था 1/2, x2 भी दे रखा था 1/2, x3 भी दे रखा था ये, और x4 हमने खुद निकाला था 1/2। ठीक है, और x5 हमने खुद निकाला था 3/2, a5 इक्वल टू b। इसमें डाल दो,
ठीक है, इस इक्वेशन का नाम दे दिया सी। इसमें डालो a1 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस दिस। ठीक है, एक वेक्टर कम हो गया ना बेटा, इससे a1 चला गया, डिपार्ट हो गया, इसमें से a2 की एक्सप्रेशन ही गायब हो गई। ठीक है, इससे क्या होता है, एक एक वैल्यू रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। ये आ गया। इसको बेटा आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ना आप जब, तो आपको पता चलेगा यहाँ से इस पूरे को सॉल्व करने पे देखो 1/2 a2 और ये कट जाएगा, देखो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, और 3/2 a4 प्लस 1/2 a4, 4/2 2a4, और ये हो जाएगा 3/5 है, 3/2 था ना। ठीक है, तो -3/2 प्लस 3/2 ये आ जाएगा 2a4 इक्वल टू 5 आ जाएगा। चेक कर लो बेटा कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है मेरे से। 3a4 प्लस 3/5 माइनस a2 1/4, ये ठीक लिखा है मैंने। ठीक है ना, लैम्डा 5 की वैल्यू कितनी आ रही थी, माइनस लैम्डा नहीं x5 a5 डालना था ना, x5 कितना है, यही है ना, x5 हमारा कितना आया था बच्चों, 3/2 ही आया था। ठीक है, तो ये मेरे पास a4 इक्वल टू ये आ गया, 2a4 इक्वल। तो यहाँ से इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, देखो बेटा a1 आया नहीं तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग x1 भी नहीं आया तो वो 0, फिर x2 भी 0, फिर x3 भी 0, x4 की वैल्यू 2 और x5 की भी वैल्यू आ गई 10। ठीक है, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम होगा, corresponding column is A4 which will be linearly independent because single non-zero vector is always linearly single non-zero vector। A4 था कि आपका 1 और 0। ठीक है, ये नॉन जीरो वेक्टर है, सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया, दिस इंप्लाइज इट इज अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो मेरा नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या आया, 0 0 0 2 0। ठीक है, आ गई बच्चों बात समझ में, कौन सा बेसिक, ये इट क्या है इसमें, x1 0, x2 0, x3 0, x4 इक्वल टू 2 और x5 इक्वल टू 0। दिस इज अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो जो गिवन सॉल्यूशन था उसको रिड्यूस करके हम यहां तक आ गए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूं। ठीक है, देखो सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट की आपको बेटा डेफिनेशन यूज करनी है। जो फॉर्मूला सिखाया आज मिनिमम और मैक्सिमम वाला, वो फॉर्मूला आना चाहिए, और ax इक्वल टू बी का इस्तेमाल करना है। बस ये 3 स्टेप्स हैं बेटा जिनसे ये बना हुआ है। देखने में प्रोसीजर लंबा लग रहा है, एक बार आपको लग रहा होगा कि कभी कहीं से वैल्यू डाल रहे हैं, कहीं से निकाल रहे हैं, पर नोट्स साथ साथ बनाओ, लेक्चर को पूरा ध्यान से सुनो। नोट्स बनाओगे फिर रीडिंग दोगे ना तो फिर आसान लगेगा। रिड्यूस इट टू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन करके रखना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना। क्लियर बच्चों, सो आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर हियर। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।